सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का सीएम धामी ने किया निरीक्षण। सभी स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ाया उत्साह। टीकाकरण करवाने आए लोगों से भी की बातचीत। देहरादून जिलाधिकारी ने किया तहसील का औचक निरीक्षण। तहसील में दिए अधिकारियों को निर्देश, जनता की समस्याओं का तुरंत हो समाधान। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वे करेगा सांख्यिकी विभाग। अधिकारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। पूरे प्रदेश के 160 गांवों में किया जाएगा सर्वे। और चंपावत में बाघिन और 3 शावकों का वीडियो हुआ वायरल। रात को सड़क पर टहलते मिले। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आज दुनिया भर में लगभग 6900 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा अभी कहीं लुप्त हो चुकी है। संस्कृत भाषा को आज के टाइम में पढ़ना और लिखना दोनों ही कठिन माना जाता है। ऐसे में उसी भाषा को उभारने का एक प्रयास एक रैपर सिंगर कर रहा है। संस्कृत भाषा में रैप गाकर इस सिंगर ने एक नया इतिहास कायम कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा मम कर्ण अमुन परिपक्व पूर्ण कलाकार नास्ति तै शत्रवा। सुस्वागतम प्रिय दर्शका उद्याने पक्षिणां कलरवा। कहते हैं जिनके हौसले बुलंद हो वे अपने परिश्रम से जीवन की ऊंचाइयों को छूकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया है काशीपुर के एक होनहार युवक शगुन उर्फ श्लोक ने। उसने उस भाषा में रैप लिखा जिस भाषा को पढ़ने और लिखने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। यही नहीं, रैप सॉन्ग गाकर उसने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है और देश का गौरव बढ़ाया। मम कर्ण अमुन परिपक्व पूर्ण कलाकार नास्ति तै शत्रवा। रफ्तारे कृष्ण मुंह फाड़े कर्म इस पैरे एमसी बंटाई सर्व किंचित न अस्ति मम लेखे अग्र संगीतकार नामे गंधर्व दृष्टवा इदं दृष्टवा। कम उम्र में अपने पिता को खो चुके श्लोक भारद्वाज को स्कूल जीवन में ही अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लेकिन पढ़ाई के साथ नौकरी और अपना सिंगर बनने का सपना पूरा करने के हौसले ने न तो उन्हें चैन से जीने दिया, न सोने दिया। दिन में नौकरी और रात को अपने सपनों की उड़ान ने श्लोक भारद्वाज के नाम कई खिताब लिख दिए हैं। पहले भी श्लोक भारद्वाज देश के अंदर पहला ऐसा रैप सॉन्ग गाया गया जिसने हर शब्द की शुरुआत बा से हुई, जिसे गाकर श्लोक ने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब अपने नाम कर लिया था। और अब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के प्रयास में श्लोक ने फिर एक और खिताब अपने नाम कर लिया है। मैं लगभग 2012-13 के टाइम से अभी तक लिख ही रहा हूँ रैप फील्ड में, और अभी भी आगे भी चल रहा है। अभी ये मुझे सेकंड टाइम मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। इससे पहले मेरा एक ट्रैक था अलंकार, उसको लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही मेरा नाम दर्ज हुआ था। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन रैप कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में जीत भी हासिल की है। ये जो मैंने इस बार रैप बनाया है ये इंडिया का फर्स्ट संस्कृत डिस ट्रैक था, जिसमें मुझे जो अवार्ड मिला है वो मिला है मैक्सिमम संस्कृत वर्ड्स के लिए। मैंने जो ये रैप बनाया है इसके अंदर संस्कृत के सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए शब्द हैं। इसके लिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से पुरस्कृत किया गया है। बिल्कुल, मैं आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे भी संस्कृत में रैप करना जारी रखूं। और मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे संस्कृत के कुछ छोटे और कुछ पूरे ट्रैक्स भी बनाए हैं जो अभी रिलीज़ नहीं किए हैं, बट आने वाले समय में मैं ज़रूर रिलीज़ करूँगा। कई बार घर की स्थिति ने हौसलों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन श्लोक ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। श्लोक की माँ का कहना है कि श्लोक दिन रात मेहनत करता है। हम दोनों स्कूल में थे, ये मेरा 6 क्लास से दोस्त है और मेहनत तो ये करता आ रहा है स्टार्टिंग से ही। इसने 10th 11th से रैप स्टार्ट करी थी करना और फिर धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते ही रहा है। बीच में काफ़ी संघर्ष हुए लेकिन इसने हार नहीं मानी अपनी, आगे लगातार बढ़ ही रहा है और यही है, आगे बढ़े, हम भी यही चाहते हैं। इसने जो संस्कृत भाषा में रैप लिखा है ये हमारे देश के कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे बड़े जो हैं वो संस्कृत भाषा के महत्व को समझें और इसे बढ़ावा दें। आजकल संस्कृत बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है। सुबह उठ जाता है, रात को आता है, फिर अपना लिखता है
फिर क्या नाम है, रात में बहुत रात तक सोता है, पता नहीं कब सोता है, अपनी लिखाई करता रहता है, बहुत मेहनत करता है। और जिस दिन छुट्टी में रिकॉर्डिंग के लिए जाता है, कभी कभी तो एक ही रूम है, दिक्कत होती है, हमें बाहर कर देता है अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, हम बाहर बैठ जाते हैं सीढ़ी में। दोनों बेटी है, बेटी भी और मैं भी दोनों बाहर बैठ जाते हैं जब तक ये रिकॉर्डिंग करता है। दिक्कत भी होती है एक रूम में, लेकिन हम कहते हैं कि ये ऊपर जाए तो अच्छी बात है। संस्कृत भाषा बंद होती जा रही है, कोई नहीं, आज के टाइम का बच्चा कोई नहीं पहचानता क्या भाषा है, बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये सब बच्चे इसको सुने और देखें और जाने और आगे बढ़े सब बच्चे। गौरतलब है कि जिन देवों का इतिहास ही संस्कृत में लिखा हो और उन्हीं की नगरी में उन्हीं की भाषा लुप्त हो रही हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में क्यों न अब राज्य सरकार भी उन गायकों की ओर ध्यान दे जिससे संस्कृत भाषा का चलन एक बार फिर शुरू हो सके। IND 24 के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मसूरी के कद्दूखाल धनोल्टी स्थित मां सुरकंडा मंदिर पहुंचे, जहां पौधारोपण कार्यक्रम में वे शामिल हुए। सुरकंडा देवी के जलकुंड में पानी कम होने से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसका सुझाव दिया था। वहीं टिहरी बाईपास रोड पर भाजपा मसूरी मंडल ने त्रिवेंद्र रावत का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर हमला बोला और प्रदेश में भर्ती घोटाले पर कहा कि सेवा चयन आयोग को भंग कर देना चाहिए। साथ ही उनके कार्यकाल में शुरू ऋषिपर्णा परियोजना के जारी होने की भी जानकारी दी। पिछले दिनों माता सुरकंडा मंदिर गया था और वहाँ पर एक जल स्रोत है जहाँ से पानी मंदिर के लिए जाता है। वहाँ पर मैंने देखा पानी उसमें बहुत कम है और ऊपर जो मंदिर परिसर है उसको भी पूरी तरह टाइल्स से उसको पैक कर दिया गया है, यानी कि जो रिचार्ज का सिस्टम था वो कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब हुआ होगा। हमारे मन में आया कि वहाँ पर हमको एक व्यापक वृक्षारोपण करना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी सांख्यिकी विभाग एक नया सर्वे करने जा रहा है। पारिवारिक उपभोग व्यय पर आधारित इस सर्वे में 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें विभागीय कर्मचारी एक परिवार से 3 बार में अलग अलग सर्वे करके सटीक सूचना जुटाएंगे। 1 साल तक चलने वाले इस सर्वे को राज्य की 160 ग्राम पंचायतों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी किया जाएगा। इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार विकास और कल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित करेगी। सरकार क्या करती है, इसी के बेस पे अपनी पॉलिसी डिसाइड कर लेती है। पहले हम इसका एक वेइंग डायग्राम जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली बेस पे भारत सरकार निकालती है, उस पे आपकी महंगाई का पता चलता है, महंगाई दर कैसे बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो कहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना है, कहाँ पे आपकी पॉलिसी डिसीजन में कहाँ पे आपकी छूट हो गई है, जिसको आप नेक्स्ट जब पॉलिसी डिसीजन में करोगे तो उसमें कहाँ आपको और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एक पब्लिक टू गवर्नमेंट एक रिलेशनशिप समझ सकते हैं इससे, कि जो क्लियरली सब चीज़ों को मेजर करने के बाद फाइनली एक आउटपुट आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 अगस्त से हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 1 साल के लिए कर रहा है। उसमें उत्तराखंड के लगभग 160 विलेजेस या अर्बन पॉकेट्स में ये सर्वे किया जाएगा। ये 160 में से कोई भी एक विलेज में या अर्बन पॉकेट में जाएंगे तो वहाँ जाके फिर 18 फैमिलीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा और उनका फिर डिटेल ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन उनका जो भी खर्चा है उसके ऊपर डिटेल उनका शेड्यूल इंफॉर्मेशन भरा जाएगा। और वो जो इंफॉर्मेशन है वो मिलने के बाद नेशनल लेवल पे इसको कंपाइल किया जाएगा। लेवल ऑफ लिविंग, पॉवर्टी, कंजम्पशन पैटर्न, ये सारी चीज़ें जो है इसको एस्टिमेट करने में ये सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट है, सरकार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस बार जो हमारा सर्वे का टॉपिक है ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है। जो हमारे हाउस होल्ड रहेंगे जिसमें हम सर्वे करने जाएंगे, उनसे हम 3 तरह की इन्फॉर्मेशन लेंगे। एक तो हम उनके फूड आइटम्स के जो भी खर्चे हो रहे हैं उस पर हम उनसे सर्वे की जानकारी लेंगे सर्वे के माध्यम से, और दूसरा हम उनके कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज, और तीसरा हम उनका देखेंगे कि ड्यूरेबल आइटम्स जो वो यूज़ करते हैं, सपोज जैसे मोबाइल फ़ोन
और फ्रिज है, घर के जो भी ड्यूरेबल आइटम्स हैं इन पे वो क्या खर्चा कर रहे हैं, इसका हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये सर्वे हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और ये 31 जुलाई 2023 तक चलेगा पूरा। हर बार की तरह इस बार भी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एक सर्वे करने जा रहा है और ये सर्वे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस सर्वे से गरीबी और अमीरी जो रेखा जो हम लगातार जिसकी बात करते हैं उसका पता चल पाएगा कि लोग किस रेखा के नीचे या फिर रेखा के ऊपर रह रहे हैं। और जिस तरीके से अगर कैटेगरीज की बात की जाए तो 3 कैटेगरीज में इस सर्वे को डिजाइन किया गया है विभाग द्वारा और इसी डिजाइन के अंतर्गत न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश के कई राज्यों में इस सर्वे को किया जा रहा है। साथ ही जो सर्वे के जो लोग यहाँ आपके परिवार में आपके आएंगे उन लोगों से को अपील यही हम करते हैं कि उन लोगों का आप पूरा सपोर्ट आप करें ताकि जो सही जानकारियां हैं वो सही जानकारी राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार तक भी पहुंच सके और जो पॉलिसीज हैं पॉलिसीज बेहतर बन सके। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए कैलाश बेस। लालकुआं में ITI कर्मचारियों ने सेंचुरी मिल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन किया। सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करके नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान ग्राम प्रधान शंकर जोशी श्रमिकों के समर्थन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सेंचुरी प्रबंधन क्षेत्र के युवाओं को वर्षों काम कराने के बाद अचानक से फैक्ट्री से बाहर कर देता है, जिससे शिक्षित श्रमिक आंदोलन करने को मजबूर है। यदि सेंचुरी प्रबंधन हमारी मांगों पर अमल नहीं करता है तो आज सांकेतिक धरने के बाद क्रमिक अनशन करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन करेंगे। यदि उसके बाद भी सेंचुरी प्रबंधन मनमानी करता है तो आत्मदाह जैसा घातक कदम उठाने के लिए भी तैयार है। कंपनी को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर तुमने उत्तराखंड में अपने कारोबार को सही रखना है तो तुमको उत्तराखंड के लोगों से प्रेम करके और यहाँ के लोगों के साथ तालमेल करके करना चाहिए। तुम बाहर से इधर उधर से लोगों को ला करके यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। किसी तो है ही नहीं, कोई नीति है सरकार की। मोदी और अमित शाह जो कहते हैं वही नीति है। हम आज यहाँ पर धरने में सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और इतनी लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में भी हमारा जितने भी मेरे पीड़ित जो श्रमिक हैं उनका और जो स्थानीय लोग हैं उनका मनोबल कम नहीं हो रहा है। और हमारे जो श्रमिक नेता हैं और जो ट्रेड यूनियन के कई ट्रेड यूनियन जिन्होंने बनाई है और चलाई है, ऐसे वृद्ध नेता जो हमारे हैं NK कपिल साहब भी हमारे साथ यहाँ हैं। लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर 5 बजे तक हमारा धरना रहेगा और उसके बाद फिर लगातार हम यहाँ पर कर्मिक रोज अनशन करेंगे और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं चेते तो उसके बाद हम यहाँ पर कर्मिक अनशन करेंगे और कर्मिक अनशन के बाद भी अगर इनको होश नहीं आया, इनको शर्म नहीं आई तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर आमरण अनशन भी करेंगे और आमरण अनशन के बाद भी अगर इनको शर्म नहीं आई तो फिर हम यहाँ पर आत्मदाह भी करेंगे और इनके गेट पर करेंगे। थराली के पिंडर नदी में अज्ञात महिला का एक शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इस दौरान थराली थाना चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को रेस्क्यू करके नदी से बाहर निकाला। फिलहाल महिला की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो थराली के पिंडर नदी में एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसके चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इस दौरान थराली थाना चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को रेस्क्यू करके नदी से बाहर निकाल लिया। फिलहाल महिला की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम भंडारी ने गर्भवती महिलाओं के बैठने की समस्या पर संज्ञान लिया और 10 दिन के भीतर बेंच लगाने के आदेश सीएमओ को दिए। वहीं चंदन लैब के द्वारा सिरिंजों को खुले में फेंकने पर चालान काटने के भी आदेश दिए। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द कूड़े के निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं जच्चा बच्चा टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करके तुरंत केंद्र को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट करने के आदेश दिए और मरीजों से बातचीत करके उनका हालचाल जाना और अस्पताल में डॉक्टरों की कमी दूर करने को कहा। लोहाघाट हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया है तो जिला योजना की बैठक है, उसके हिसाब से इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है। यानी सीसीआर टेबल और जो इक्विपमेंट्स हैं और जो यहाँ पे शेड बनने हैं और जो हमारे यहाँ पे काफ़ी फुटफॉल है उनके लिए बेंचेस और जो भी बोर्ड्स बनने हैं डॉक्टर्स के लिए जो उनके कैबिन के बाहर लगने हैं। तो और जो हमारा महिला चिकित्सालय में वैक्सीनेशन चल रहा है वो यहाँ पे अभी आईसीयू फंक्शनल नहीं है तो उसकी बिल्डिंग में चल सकता है और नई बिल्डिंग बनी हुई है। तो इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं और वो आईसीयू में शिफ्ट आईसीयू के बगल में जो बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट करने कल ये शिफ्ट कर देंगे। और जो जनऔषधि केंद्र इन्होंने सामने खोला हुआ है जो इमरजेंसी रूम है और पीछे जनऔषधि केंद्र का सेटअप बन गया है तो ये तत्काल यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और जिला योजना में हम जो इक्विपमेंट्स हैं और जो मैन पावर है उसको
जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में पेड़ों के अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी की रोकथाम को लेकर के वन विभाग काफी सख्त नजर आ रहा है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार के निर्देश पर खटीमा में अवैध लकड़ी तस्करी की रोकथाम और अवैध कटाई को लेकर के वन विभाग चेकिंग अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में प्रशिक्षु IFS डी नायक के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने खटीमा टनकपुर रोड बैरियर पर टनकपुर से आ रही लकड़ी से भरे 3 ट्रकों को रोका, जहां से तीनों ट्रकों को खटीमा पीलीभीत रोड स्थित वन विभाग की नर्सरी पर लाया गया। नर्सरी पर प्रशिक्षु IFS डी नायक के नेतृत्व में खटीमा सुरई वन रेंज की टीम ने ट्रक से लकड़ियों को उतारकर प्रपत्रों के आधार पर उनकी जांच की। फिलहाल वन विभाग के द्वारा जारी परमिट सही पाए गए हैं। इस मामले में प्रशिक्षु IFS डी नायक ने बताया कि अवैध पातन करके ले जाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर रोकथाम के लिए रैंडम चेकिंग अभियान चलाया गया। ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हमारे कार्रवाई चलता रहेगा ये, क्योंकि हमारे में हमको ये इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि कहीं ऐसे अवैध पातन जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए ऐसे रैंडम चेक्स किया जा रहा है ताकि ऐसे उनको भी लगे कि कोई भी ऐसे कर रहे अवैध पातन कर रहे, तो उनको भी थोड़ा डर लगे और बाकी हमारा भी सही सब तरीके से सही चले, तो इसलिए कर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक शुरू हो गई है। सचिवालय में ये बैठक हो रही है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद अब इसकी ब्रीफिंग भी होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां धामी सरकार की एक कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हो रही है। ये एक अहम बैठक हो रही है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग भी होगी, जिसमें ये सामने आएगा कि क्या अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां धामी सरकार की एक कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक सचिवालय में हो रही है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग होगी, जिसमें पता चलेगा कि वो क्या अहम फैसले हैं जो इस बैठक में लिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, धामी सरकार की एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। देखिए, अभी जो कैबिनेट की बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, लिहाजा बैठक अभी शुरू हुई है और बैठक अभी कुछ देर चलेगी। इस बैठक में कई ऐसे जो प्रस्ताव है उन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से अगर हरिद्वार में जो जिला पंचायत चुनाव है उनको लेकर इस बैठक को बहुत ही अहम माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे नर्सिंग में नियमावली को लेकर या फिर जो स्कूलों को लेकर जो कमेटी यहाँ पर गठित की गई है उन मामलों को लेकर यहाँ पर एक कोशिश यही की जा रही है कि इन फैसलों को आज कैबिनेट हरी झंडी देगी। तो अभी बैठक चल रही है, लगभग तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और जो मुख्य सचिव है वो सचिव कैबिनेट जब बैठक हो जाएगी उसके बाद वो ब्रीफिंग करेंगे और ब्रीफिंग में ही ये मालूमात हो पाएगी कि किन फैसलों को बैठक जो कैबिनेट है उस पर रखा गया है। कैलाश जी, केदारनाथ में अभी हमने देखा कि भारी बारिश के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है यात्रियों को, तो उसे लेकर के क्या कुछ चर्चा हो सकती है बैठक में? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि केदारनाथ को लेकर ही यहाँ पर चर्चा हो, लेकिन हाँ ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जो मुख्य जो समस्या है जैसे मानसून का, हालांकि आपने केदारनाथ का जिक्र किया लेकिन केदारनाथ का जिक्र इस टाइम मानसून से करना जरूरी है। तो जाहिर तौर पर जो नुकसान अभी हुए हैं, क्योंकि जानमाल का बहुत नुकसान अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है, कई जगह दुर्घटनाएं हुई हैं, कई जगह लोगों की मौत भी हुई है, तो हो सकता है कि इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो उनकी कैबिनेट है वो इस पर बातचीत करें, कुछ निष्कर्ष इस मामले में लेकर निकले कि किस तरीके से अब जो आगामी जो रणनीति होगी मानसून से निपटने के लिए उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से अभी मौजूदा हालातों में जो लोक निर्माण विभाग है, लोक निर्माण विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, उसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है उसका भी एक बहुत बड़ा अहम किरदार है, जो पुलिस महकमा है उसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। तो इन चीजों को लेकर और कुछ सामंजस्य किस तरीके से बनाया जाए, इसको लेकर उम्मीद की जा रही है कि इसको लेकर एक कोई फैसला ले सकती है सरकार। कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंपावत जनपद के टनकपुर में 3 शावकों के साथ आबादी क्षेत्र के पास घूमती बाघिन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में बाघिन अपने 3 शावकों के साथ रात के अंधेरे में आबादी क्षेत्र के पास घूमती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह मामला टनकपुर तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले गड़ीगोट गांव का है। स्थानीय वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र बिष्ट के अनुसार वन विभाग की गश्ती टीमों ने अभी तक ऐसी कोई बाघिन क्षेत्र में घूमते हुए नहीं देखी है, लेकिन वीडियो को देखते हुए एहतियात के तौर पर उक्त गांव के आसपास रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। टीम गश्त करती है, हमारी टीम उसको अभी तक तो ऐसी कोई मतलब बाघिन 3 शावकों के साथ घूमते हुए नहीं मिली। और वैसे एहतियात के तौर पे मैंने वहाँ पर रात्रि गश्त बढ़ा दी है गेंडा खाली में उसमें, और उसके बराबर हमारे द्वारा गश्त की जा रही है और इसकी ये वीडियो की जांच करी जाएगी। मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी ये वीडियो भेजा है, वो जाँच करके बताएंगे ये कहाँ का है, क्योंकि गोपाल सिंह से पता किया गया तो वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा नहीं बनाई गई, ये कार वाले कोई बना रहे। बाजपुर में सुल्तानपुर पट्टी के व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से जीएसटी दर को खत्म कराने की मांग की और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को जानकारी देने के बाद ही सेल्स टैक्स विभाग के द्वारा छापेमार कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया। इस दौरान व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एसडीएम राकेश चंद तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने कहा कि यदि हमारी मांगों की सुनवाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन प्रतिष्ठानों को बंद करेंगे। उत्तराखंड में ही उठ रही है इस समय, और जो केंद्र सरकार द्वारा दाल, चावल, आटे पर जो जीएसटी बढ़ाई गई है, इससे गरीब जनता पर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है। व्यापारियों में भी आक्रोश है, ये हमने अपने ज्ञापन में दिया है। और दूसरा, सेल टैक्स अधिकारियों द्वारा जो व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करी जा रही है, इससे व्यापारी बहुत डरा हुआ और भयभीत है। हमने अपनी मांग में ये कहा है कि अगर कोई सेल टैक्स अधिकारी किसी प्रतिष्ठान पर व्यापारियों के जाते हैं तो उससे पहले व्यापार मंडल को सूचित करें। अगर उनके द्वारा ऐसे बिना बताए आगे भी छापेमारी करी जाती है तो व्यापारी जो है इसका विरोध करेंगे। हम अपने जो हमारे व्यापार मंडल है, हमारी जो दुकानें हैं, जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, हम उन्हें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दें। खटीमा में पूर्व सैनिकों ने कारगिल स्मृति शौर्य दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया और शहीदों की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें याद किया गया। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों ने उनके संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए संकल्प लिया। इस दौरान शहीद वीरांगनाओं और उनके परिजनों को शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। क्षेत्र में हमने नौकरी की है और उनको से जैसे 7 वार के स्टार है मेरे पास, और 9 इयर्स लॉन्ग सर्विस, 25 इयर्स लॉन्ग सर्विस, सैन्य सेवा मेडल JNK में कठिन जगहों पर जहाँ पर नौकरी की उनके मेडल हैं ये, और संग्राम मेडल है 71 का। और उसके अलावा ये जो हमें 30 साल में मेडल मिलता है, 30 साल सर्विस, मैंने 32 साल सर्विस की है। मैंने कारगिल से जिला वहाँ रहा हूँ मैं, पहले लड़ाई के टाइम पर पहन लिया था, उससे पहले वहाँ पर तैनात किया हुआ, इसलिए वहाँ की कठिनाइयों को मैं जानता हूँ। आज यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है, हमारे वीर सैनिक जो शहीद सैनिक है उस श्रद्धांजलि देने के लिए हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर वर्ष इसी तरह ये याद किए जाए और इनकी शहीदी हमें याद रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमसे प्रेरणा लें। पेंशन ये भूतपूर्व सैनिकों की बहुत पुरानी मांग है। इसमें उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश होने के बाद उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। और जैसे कि हम सभी के यहाँ के माननीय सांसद अजय भट्ट जी हैं, वो भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के इलाके से ही कवर करते हैं। अभी हम OROP पर जिस तरह से बंदे की कम पेंशन मिली है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 6th CPC से 7th CPC में आने वाला बंदा कम पेंशन ले। कहने का मतलब जो 7th CPC में बंदा आ रहा है वो 7th CPC में बंदा कम पेंशन ले रहा है। 3 महीने का समय दे रखा है सरकार को, ये किसी कारणवश ये रुका हुआ है। उत्तराखंड के पूरे भूतपूर्व सैनिक चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी लागू हो और हमें इसका फायदा मिले। देखिए आज ये जो हमारा कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, हमारे जो सैनिक कारगिल में शहीद हुए थे, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको सम्मानित करने हेतु हमारे पूर्व सैनिकों ने हमारा बेड़ा उठाया यहाँ पर सम्मानित करने के लिए।
सबसे पहले मैं सभी को उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारी यहाँ पर वीरांगनाएं हैं, यहाँ पर तो 20 लोग को हमने फोन किए थे, लेकिन क्या है कि यहाँ पर कमी आ पाई, कुछ किसी कारणवश कुछ बाहर है, तो उनके परिवारजन और हमारे 3-4 वीर नारियां यहाँ पर पहुंची है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।